नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल हिस्ट्री चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित आधुनिक काल का भाग 3 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। तो इन दोनों टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे सिलेबस में ये दिया गया था, तो इसको डिस्कस करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। तो हमारे साहित्य पर 1857 की क्या भूमिका रही है वो सब डिस्कस करते हैं। तो चलिए 1857 की राज्य क्रांति एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण। 1857 की क्रांति से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मंगल पांडे ने की। तो जो 1857 की क्रांति है, तो उससे जो हमें जो नाम दिया गया है वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया गया है। तो इसकी शुरुआत मंगल पांडे ने की थी। और जो अंग्रेज जो थे उनको ऐसा लगने लगा था कि अब भारतीय हैं जो वो कोई भी दास्तां हमारी स्वीकार करेगा नहीं। और जो सभी हिंदुस्तानी थे जो दबे हुए रहते थे, जो कोई आगे आकर जो अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज नहीं उठाता था, तो उन सभी में एक राष्ट्रीय चेतना व्याप्त हो गई थी। एक उनके अंदर दौड़ने लगी थी। उनको ऐसा लग रहा था कि हाँ, अब मैं भी ऐसा करना, मुझे अपने हित के लिए, अपने देश के लिए लड़ना है। और कविता जो थी उसमें राष्ट्रीय प्रेम की कविताएं होती थी, नाटक भी उसी से संबंधित होते थे। तो उन सभी से हमें पता चलने लगा था कि अंग्रेजों की आखिर वास्तविकता क्या है। तो जब अंग्रेजों की पोल खुल गई तो अंग्रेजी शासक में जो दुर्दशा हुई उसका नाटकों के माध्यम से मंचन किया जाने लगा और लोगों को जागरूकता फैलाई जाने लगी कि आप लोगों में जो एक पता नहीं था कि ऐसा सोचते थे कि शायद वो वे हमारे लिए अच्छा करते हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारे पास वो सुविधाएं नहीं पहुंच रही हो। तो इन सभी का जो जनता के बीच जो मन में था, भ्रांतियां थी या शोषण से प्रभावित थे, उन सभी के बारे में तो सभी को नाटकों के माध्यम से और कविताओं के माध्यम से लोगों के सामने रखा जाने लगा। तो इस तरह से जो 1857 की राष्ट्रीयता से सांस्कृतिक पुनर्जागरण की लहर पूरे भारत में दौड़ गई थी। तो जो उस समय जो एकदम से राष्ट्र क्रांति जो थी वो सभी के अंदर और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की एक इसके द्वारा ही लहर जाग गई थी। तो ये कुछ है हमारे 1857 की जो क्रांति का एक संक्षिप्त विवरण। तो जिसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि 1857 में जो मंगल पांडे ने पहला स्वतंत्रता संग्राम जो शुरू किया था, उसको जिसको कहते हैं सैनिक विद्रोह, भी बहुत सारे नाम दिए गए हैं। तो उसके माध्यम से देश में पहली बार अंग्रेजों के विरुद्ध जब उन्होंने अपना एक जो शुरू किया, युद्ध वगैरह किया, उनके विरोध खड़े हुए, तो इससे लोग प्रभावित हुए। उसका असर बहुत पड़ा। जो लोग दबे रहते थे, भले ही वो असफल रहा हो, तो लेकिन जो लोग होते थे वो उससे बहुत ही अधिक प्रभावित हुए कि हाँ, अगर वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं। और 19वीं शताब्दी से पूर्व नवजागरण का संदेश धर्म के जो संदेश जो था वो धर्म के विभिन्न अलग अलग संप्रदायों के द्वारा दिया जाता था, जो कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो भी समाज की जात पात से संबंधित या छुआछूत से संबंधित या ऊंच नीच से संबंधित सामाजिक समस्याएं होती थी या कुरीतियां होती थी, उनका विरोध करते थे धार्मिक संत जो और सूफी संत, जो हमने भक्ति काल में देखा है। और उसमें जो विरोध था वो ही एक जो था उससे 19वीं शताब्दी से पहले का जो ऐसा विरोध था कि जिसमें इन सब आधार पर तो मना किया गया था कि जात पात, छुआछूत, इन सभी समस्याओं का जो विरोध किया गया था उनमें। और 19वीं शताब्दी के उपरांत मूलतः वे धार्मिक तत्व तो नष्ट हो गए, किंतु उनका स्वरूप परिवर्तित हो गया। तो एक बस हम ये कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी थी, उसके बाद धार्मिक सभी तत्व नष्ट हो गए थे, लेकिन उसका एक स्वरूप बदल गया था। लोगों की राष्ट्रीय जो भावना थी वो एक अलग तरह की हो गई थी। तो जहाँ पहले मुगल थे, जहाँ मुसलमान शासक रहे हैं, तो पहले उनके विरुद्ध कोई खड़ा नहीं होता था, वो सभी तरीके यहाँ पे बदल गए। और जो इसका एक रूप परिवर्तित हुआ कई वजह से। यूरोप की जो संस्कृति थी उससे प्रभावित और प्रेरित ऐसा माना जाता है कि यूरोप में भी उस समय की जो क्रांति हुई थी, यहाँ की जो शांति थी उसका असर भी पड़ा। और
हमें इन सभी के आधार पर जो नवजागरण की व्यवस्था है उस तक पहुंचने के लिए बहुत से सामाजिक तत्वों की आवश्यकता हुए है उसमें, तो जिनका वर्णन हम कर लेते हैं एक बार कि नवजागरण की व्यवस्थाओं से संबंधित कुछ सामाजिक तत्व। तो सबसे पहला था शिक्षा। तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ने बाबुओं को उत्पन्न करने के साथ साथ प्रतिभाशाली व्यक्तियों को जन्म दिया, जिससे उन्होंने विज्ञान, दर्शन और इतिहास का सर्वेक्षण किया और भारतीयों के हित के लिए आंदोलन का भी सूत्रपात किया। तो जो शिक्षा थी उसमें भारतीय लोगों में भी लोग पढ़े लिखे जो थे, उन्होंने जो अंग्रेजों के विरुद्ध कह सकते हैं, लेकिन बाकी भारतीयों के हित के लिए उन्होंने जो भी कार्य किए, उन्होंने चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे दर्शन के क्षेत्र में हो या इतिहास का, सभी का उन्होंने सर्वेक्षण किया, जो प्रतिभाशाली लोग थे, और उन्होंने भारतीयों के हित के लिए कार्य किया। तो ये शिक्षा का एक प्रभाव रहा। और व्यापारिक नीति जो है उसमें अंग्रेजों ने असीम लाभ अर्जित करते हुए अपनी व्यापारिक दृष्टि केवल भारत तक ही नहीं बल्कि संपूर्ण यूरोप तक फैलाई थी, और भारत के अथाह कच्चे माल का उपयोग करने के लिए तथा विभिन्न स्थानों पर पहुंचाने एवं उसका वितरण करने हेतु उन्होंने यातायात के साधन का विकास किया। तो जो अंग्रेज थे उसी समय जब वो यहाँ का सामान किसी अन्य जगह पहुंचाना चाहते थे और यहाँ का जैसे कच्चा माल है उसका उपयोग करने के लिए उन्हें दूसरी जगह पर ले जाना होता था, तो उसके लिए उन्हें यातायात के साधन की आवश्यकता हुई, और इसी आधार पर उन्होंने उस समय जो रोड जो थी वो व्यवस्था अच्छी हुई, जिससे समाज सुधार जो थे उनका आगमन को, उनको समाज सुधार जो भी रहे हैं उनको आगमन की काफ़ी सुविधा प्राप्त हो गई, और उसका फल जो परिणाम ये हुआ कि एक सक्रिय संगठन बनाने में वो लोग सफल हो सके। एक तीव्रता से एक सक्रिय संगठन बनाने की उन्होंने, जो जहाँ पे एकजुट हो सकते थे, जहाँ पे कहीं में सभाएं होने लगी, उसमें समय बचने लगा। लेकिन पहले क्या था, अंग्रेजों से पहले जब ये जो यातायात व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं थी, और उसमें जब अंग्रेजों ने अपने ज़रूरत के हिसाब से किया था, लेकिन वो देश के हित में भी रही। तो ये व्यापारिक एक नीति रही थी। और सांप्रदायिक नीति क्या है, तो इसमें अंग्रेजों ने भारतीय हिंदू, मुसलमान, आदिवासी, शूद्र एवं अन्य वर्णों के मध्य संबंध हमेशा ही तनाव बनाए रखने का प्रयास किया, और इनका एक मोटिव ये था कि इनमें फूट पड़ी रहे। तो जो कहते हैं कि डिवाइड एंड रूल वाली जो उनकी वो थी कि आपस में ही इनमें सब में फूट डली है, लेकिन ये जो था पहले सफल हो गए। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं राकेश जी, महाशिवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। तो जो उनके अंदर एक सांप्रदायिक नीति यही थी कि अंग्रेज जो थे उन्होंने हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाया, उनको एक नहीं होने दिया, और उनमें एक हमेशा ही तनाव बनाए रखने का प्रयास किया, क्योंकि वो जाके अंग्रेज जो थे वो मुसलमानों से मिले, हिंदुओं से नहीं आए, हिंदुओं को उन्होंने अपनाया नहीं। और जैसे ये जो भारत में सहिष्णुता के सिद्धांत को अपनाकर उन्होंने अन्याय को, जो फिर बाद में हिंदू अन्याय सहना बंद कर चुके, उन्होंने उसी के आधार पर बाद में 1857 की क्रांति हुई। उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों का पतन प्रारंभ हो गया। जैसे ब्रह्म समाज हुआ और जो अलग अलग समाज सुधार संगठन बने, ये आगे में यहाँ समाज सुधारक संगठन पढ़ने हैं। तो ब्रह्म समाज, आर्य समाज, कृष्ण मिशन हुआ, तो ये सब जो थे, प्रार्थना सभा, ये सब इन्हीं की देन थी सांप्रदायिक नीति की। और पाश्चात्य संस्कृति की बात करें तो पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क में आने से भारतीयों के अंधविश्वास, विधवा विवाह, बाल विवाह, पर्दा विवाह, अस्पृश्यता, वर्ण भेद आदि का उन्मूलन हुआ, और पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित व्यक्ति समाज सुधार के कार्यों में संलग्न हो गए। तो जो भी व्यक्ति थे पहले वो उन्हें इस तरह उन्होंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब सांप्रदायिक नीति बनी, यानी जो अलग अलग संगठन बने, समाज सुधार संगठन बने, तो उन्होंने जब इन मुद्दों को उठाया तो लोगों का ध्यान इनकी ओर आकृष्ट हुआ। उन्होंने समझा कि अंधविश्वास हमारे बीच में कितना फैला हुआ है, या विधवा विवाह है, जो विधवा जो थी उनका पुनर्विवाह को एक बढ़ावा दिया जाने लगा, बाल विवाह जो था उसको समाप्त किया जाने लगा। तो इस तरह से जो पाश्चात्य संस्कृति थी इसको कुछ उससे प्रभावित हो सकता है, क्योंकि जो सबसे पहले तो यहाँ पे देश में तो अंधविश्वास ही फैला था, इस तरह की कुप्रथाएं
प्रचलित थी, जैसे कि चाहे सती प्रथा की बात कर लें, तो ये सब जो थे पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित व्यक्ति जो थे उन्होंने समाज सुधार में के कार्य में लग गए, अपने देश के जो हित में वो लग गए थे। और मिशनरियों के कार्य क्या थे कि इन मिशनरियों का कार्य एक और तो गरीब जनता की सेवा करना था, तो दूसरी ओर धर्म का प्रचार करना था। और जो अन्य जाति होती थी उनको अपने ईसाई बनाना था, और इस कार्य में जो भी भारतीय होते थे उनको नौकरियों का प्रलोभन देना था। तो इस तरह से मिशनरियों का कार्य बस यही रह गया था कि वो हिंदुओं को, या सॉरी कहे हिंदू कहना अलग बात होगी, तो हिंदू मुसलमान सभी को, यानी भारतीयों को कहें तो ज़्यादा सही होगा, तो भारतीयों को नौकरी देने का लाभ देते, वो एक लालच देते थे उनको, ऐसे कि हम आपको लालच जो एक तरह से कि आपको नौकरियां देंगे, आप ईसाई बन जाए। तो इस तरह से जो उनकी नीति चलाई उन्होंने, तो ये उनकी एक स्वार्थी भावना थी कि देश में हम धार्मिक क्रांति उत्पन्न करें। तो ये उन्होंने एक तरह से वो सफल भी हुए थे इसमें। तो उनका उद्देश्य बस यही था कि मिशनरियों की, तो हम जो मिशनरी की स्वार्थी भावना जो थी उसे देश में धार्मिक क्रांति एक तरह से उत्पन्न हो गई थी, तो जिनका उद्देश्य इन मिशनरियों की निंदा करना था और हिंदुओं को अपने धर्म में परिवर्तन करने से रोकना था। तो बाद में ऐसा कुछ वो हो गया, कई तरह के समाज सुधार आए जो जिन्होंने लोगों को समझाया कि आपके धर्म में कोई बुराई नहीं है, आप अपने ही धर्म में रहें, और बस क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाई है, क्या बुराई, इन सभी का उन्हें ध्यान कराया। और ईसाइयों की जो उन्होंने निंदा की और लोगों को इसी तरह पे प्रेरित किया कि आप धर्म परिवर्तन ना करें। और प्रेस विकास की बात करें तो प्रेस की उन्नति ने प्रचार कार्य में सहायता प्रदान कर पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से देश में नव जागरण की लहर को जन्म दिया, और जन समुदाय क्रांति और आंदोलन की गतिविधि से परिचित होने लगे। तो पहले क्या होता था कि लोगों के पास कोई खबर नहीं जाती थी, कि लोगों को पता ही नहीं चलता था कि कुछ हो भी रहा है देश में अंग्रेजों के विरुद्ध या नहीं हो रहा, तो विरुद्ध ना कहें कि हमारे देश की स्थिति क्या है। तो लेकिन जैसे ही प्रेस का विकास हुआ, पत्र पत्रिकाएं छपने लगी और लोगों में एक दूसरे को संदेश पढ़कर, न्यूज़पेपर का जो पढ़ते थे कि प्रतिदिन की गतिविधि क्या रही, इससे लोगों को पता चलता था कि हमारे देश में इस तरह के यहाँ पर आंदोलन हो रहे हैं या क्या स्थिति है उनकी, कौन कौन अधिकारी हैं, किन, तो सभी कुछ लोगों से एक कांटेक्ट जो था वो बढ़ने लगा था। तो ये एक प्रभावशाली कदम रहा देश के लिए। तो ये सब कुछ थे जो 1857 की जो क्रांति थी उससे संबंधित चीज़ें, जिसमें शिक्षा, व्यापारिक नीति, सांप्रदायिक नीति, सभी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अब हम बात करेंगे सामाजिक कुप्रथाओं एवं समाज सुधारक संस्थाएं जो थी। तो जहाँ पे अभी हमने बात की थी, चाहे बाल विवाह की बात की हो, इन सभी की जो कुप्रथाएं ही थी, तो इन सभी को ख़त्म करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए तो कई सारे समाज सुधारक हुए हैं, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। तो भारत में असंख्य प्रथाएं एवं अंधविश्वासों ने भारतीयों को कूप मंडूक बना रखा था। ऐसे में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता महसूस हुई थी, चाहे जैसे राजा राम मोहन राय हो या फिर देवेंद्र नाथ ठाकुर हो या केशव चंद्र सेन हो। तो इन सभी महापुरुषों ने भारतीय जनता को जागृत करने का कार्य किया। अपने जो भी संगठन बनाए, जैसे ब्रह्म समाज हुआ या प्रार्थना समाज, इनके माध्यम से समाज में एक जागरण उत्पन्न किया लोगों में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रार्थना समाज की। तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, जो 1867 में हुई थी। तो 1867 ईस्वी में हुई थी प्रार्थना सभा की स्थापना। तो जो कि केशव चंद्र सेन के प्रयासों से बम्बई में प्रार्थना सभा की स्थापना हुई थी, लेकिन इसके उन्नायक जो थे वो महादेव गोविंद रानडे थे। उन्होंने जो सामाजिक रूढ़ियाँ थी, कुरीतियाँ थी, उनके विरुद्ध हमेशा प्रयास करते रहे हुए, और वे धार्मिक व सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं को जो एक महत्व देते थे और उनका तर्कपूर्ण ढंग से उत्तर देते थे। वे जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे, जाति व्यवस्था को अस्वीकार करते थे, और उन्होंने स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया है और विधवा पुनर्विवाह पर बहुत बल दिया है। तो ये सब प्रार्थना समाज के कार्य थे, और उन्होंने इसके जो संस्थापक हुए हैं वो। और अब बात करें रामकृष्ण मिशन की, तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और रामकृष्ण की जो शिक्षाएं थी, उनके गुरु थे, तो रामकृष्ण की जो शिक्षाएं थी उपनिषद तथा
गीता के दर्शन तथा बौद्ध व ईशु के उपदेशों को आधार बनाकर विवेकानंद ने मानव मूल्यों की शिक्षा दी। तो उन्होंने जो आधार जो बनाया वो अपने गुरु की शिक्षाओं को बनाया। उपनिषद थे या गीता थी, इन सभी को आधार बनाया। बौद्ध और ईशु के उपदेशों को आधार बनाकर लोगों को एक ह्यूमैनिटी सिखाई, एक मानव धर्म जो मूल्य होते हैं उनकी शिक्षा दी। उन्होंने देशवासियों में स्वतंत्रता और समानता और संकीर्णता की निंदा की जो लोगों में फैली हुई थी, और उन्होंने देशवासियों से जो एक अपील की कि आप ये सब चीज़ें जो स्वतंत्रता की जो संकीर्णता जो है उसकी वो समाप्त करें। उसकी उन्होंने देशवासियों में एक तरह से जागृत उत्पन्न करी कि स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्रता की ओर आप सोचें। और देश जो विवेकानंद जो थे वो एक बहुत ही मानवतावादी थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन के माध्यम से मानवीय सहायता और सामाजिक कार्य को अपना सभी कुछ दे दिया था। उनका पूर्ण उद्देश्य ही यही था कि मानव का हित हो सके। तो ये थी एक कुछ रामकृष्ण मिशन की विशेषताएं। और अब बात करें ब्रह्म समाज की, तो आधुनिक भारत जो है उसकी नींव का पहला पत्थर राजा राम मोहन राय ने ही रखा था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी जो बुराइयां थी सभी का विरोध किया। जो इन्होंने जो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कर्म कांड और अंधविश्वासों का विरोध करने के लिए इन्होंने उपनिषदों का प्रयोग किया और मूर्ति पूजा को धर्म का बाह्य आडंबर माना। तो इन्होंने कर्म कांड पर और जो अंधविश्वास होते थे इनका विरोध किया। और इन्होंने जो विधवा विवाह जो था उसके लिए जाने जाते हैं ये, तो विधवा विवाह जो था और स्त्री पुरुष के समान अधिकार का इन्होंने समर्थन किया। तो इस तरह से ये जाति प्रथा का विरोध करते रहे हैं, उसको अमानवीय बताते थे। और उन्होंने विधवा विवाह स्त्री पुरुष के समान अधिकार का एक समर्थन किया है और लोगों में उसके प्रति जागरूकता बढ़ाई है। लेकिन ये विरोध करते थे मूर्ति पूजा का। तो ये ध्यान रखें ब्रह्म समाज की कुछ विशेषताएं। और एक है आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1876 में। इसमें हिंदू धर्म और संस्कृति के उन्नयन हेतु की थी इन्होंने। तो पूरे देश में जो राष्ट्रीय भावना का संचार करने के लिए और राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। जो इन्होंने अपनी सत्याग्रह प्रकाश रचना लिखी थी वो काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी, तो उसका प्रकाशन कराया था इन्होंने। और केशव चंद्र सेन के सुझाव पर इन्होंने आर्य समाज का सारा कामकाज हिंदी में प्रारंभ करवा दिया था। तो ये हम ध्यान रखें कि किसके सुझाव से उन्होंने प्रारंभ किया था और कब इसकी स्थापना हुई थी। और आर्य समाज में बहुत सारे संस्थानों की स्थापना की और पत्रिकाएं जो थी, उपदेश जो थे या पुस्तक और शास्त्रों के अनुसार हिंदी में जो सभी कुछ उन्होंने हिंदी में किया और हिंदी के प्रचार प्रसार में, इसीलिए उनका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ ही उन्होंने हिंदी को समृद्ध करके उसको नई दिशा भी प्रदान की थी। इन सब के लिए जो ये सारी जो संस्थाएं हुई थी, इन्होंने अंग्रेजी ढंग के स्कूलों की स्थापना जैसे उस समय थी, तो अंग्रेजी ढंग के स्कूलों की स्थापना और अंग्रेजी शिक्षा भी समाज को सुधारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका उस समय निभाई थी उसने। तो जो प्रेस थी या नई अर्थव्यवस्था की बात करें या यातायात की बात करें, तो सभी को एक बढ़ावा दिया गया उसमें। तो इस तरह से ये सब हमारे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारे सिलेबस में था, थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक था बस। तो हमें एक आज ये अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। हमें आज ये डिस्कस करना इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि सिलेबस में दिया रहता है जो भी टॉपिक हो जो उससे संबंधित वीडियो जरूर बनाना होता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम कोई टॉपिक छोड़ दें और उससे संबंधित कोई प्रश्न आ जाए। तो 1857 की जो राज्य क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण था उसके बारे में सामान्य जानकारी थी। वैसे नहीं आएगा प्रश्न, अगर आया तो ये आएगा प्रार्थना सभा की स्थापना किसने की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो इसलिए हमें थोड़ा सा समझना इम्पोर्टेंट हो गया था, बाकी उस समय की स्थिति भी हमें समझनी पड़ी। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका दिन शुभ हो। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें।